जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा कि क्वान लू ने अपने सुप्रीम शॉट की टेक्निक की मदद से वू क्वान को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, जिसके बाद वू क्वान वहां से अपनी जान बचा करके भाग जाता है और फिर क्वान लू चैंग और जी जाओ को लेकर अपनी सेक्ट आ जाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्वान लू चैंग को चेक करते हुए सभी से बताता है चैंग ने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को फाइट में यूज कर लिया था, जिस वजह से वो अभी तक होश में नहीं आ पाया है। इस बात को सुन करके जी जाओ चैंग के पास आ जाती है और फिर क्वान लू सभी से कहता है अगर चैंग को सही समय पे वो इंपीरियल स्वॉर्ड नहीं मिली होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। और साथ ही वो सभी एल्डर से ये भी बताता है कि चैंग डेंटल डीप के साथ ही पैदा हुआ था, जिस वजह से वो चाहे अब जितनी भी कल्टीवेशन कर ले पर उसका कभी कोई फायदा नहीं होगा। क्वान लू की इस बात को सुनकर के वहाँ खड़ा एल्डर चैंग को चेक करने लगता है, मगर जब वो चैंग को चेक करता है तभी वो इंपीरियल स्वॉर्ड के डोमेन में आ जाता है, जहाँ पर इंपीरियल स्वॉर्ड उस पर थंडर से अटैक कर देती है। और फिर एल्डर चैंग को चेक करने के बाद सभी से कहते हैं मैंने इसे चेक कर लिया है, साथ ही मैं समझ गया हूँ कि इसके डेंटियल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से अब ये 10 साल या 20 साल चाहे जितने भी साल प्रैक्टिस कर ले पर ये कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इस बात पर वहाँ खड़े सभी एल्डर उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी को चैंग की हालत पर बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि चैंग एक शॉर्ट फेरी का बेटा है। साथ ही चैंग के फादर भी एक बहुत ही बड़े सुप्रीम वॉरियर थे और चैंग अगर अपनी कल्टीवेशन को नहीं बढ़ा पाता है तो वो इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर को सही से यूज नहीं कर पाएगा और वो डीमन क्लैन के खिलाफ लड़कर अपने क्लैन को भी नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा। इस बात को सुनकर एक एल्डर सभी से कहता है क्यों ना हम सब मिलकर के ग्रीन वैली के लोगों को वहाँ से हटाकर अदर सेक्ट के कुछ जीनियस लोगों को वहाँ पर भेज दे और उन्हें ग्रीन वैली को ऑपरेट करने दे। इस पर दूसरा एल्डर कहता है इन्होंने बिल्कुल सही कहा और चैंग इंपीरियल स्वॉर्ड की फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर सकता है, तो क्या पता फ्यूचर में कोई ऐसा मिल जाए जो उस स्वॉर्ड की फुल पोटेंशियल को यूज कर सके। एल्डर की इन बातों को सुनकर जीजा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने लगी थी और वो सभी एल्डर से कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, हमारी फैमिली हमारी सिटी हम लोगों से बनी है, उसे कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है। इस बात पर एक एल्डर हंसते हुए जीजाओ से कहते हैं जीजाओ हम तुम्हारे लैंड को तुमसे छीन नहीं रहे हैं, हम बस उसे कुछ समय के लिए तुमसे बोरो कर रहे हैं। जिस पर जीजाओ कहती है बिल्कुल भी नहीं। तो दूसरा एल्डर उससे कहता है गॉड ने तुम्हें इनग्रेट बॉडी दी है तो क्या तुम इसकी पावर को और भी ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते हो। जिस पर जीजाओ उसे मना कर देती है और उसे कहती है और आप लोग उस इंपीरियल स्वॉर्ड को चैंग से अलग करने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि उस इंपीरियल स्वॉर्ड ने ही चैंग को अपने सक्सेसर के रूप में चुना है, इसलिए उस स्वॉर्ड को कोई भी चैंग से अलग नहीं कर सकता है। जीजाओ की बात को सुन करके एक एल्डर जीजाओ को समझाते हुए कहता है जीजाओ अगर तुम पूरे सेक्ट को वापस से कुछ देखना चाहती हो तो तुम्हें थोड़ा सेक्रीफाइस तो देना होगा। इस बात पर जीजाओ उससे कहती है अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं और चैंग अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप लोग हमें मार दीजिए। जीजाओ की इस बात को सुन करके एक एल्डर उससे कहता है बच्ची तुम्हें पता भी नहीं कि तुम क्या कह रही हो और हम तो बस तुम्हें और तुम्हारे क्लैन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मामले को बहुत ज्यादा बिगड़ता हुआ देखकर क्वान लू बीच में आते हुए सभी से कहता है एल्डर्स आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इन दोनों बच्चों के अंदर बहुत कुछ कर दिखाने का पोटेंशियल देख सकता हूँ और इन बच्चों में वो कैपेबिलिटी है कि ये डीमंस का सामना कर सकते हैं। साथ ही जीचुआन और त्यांगे मेरे भी बहुत पुराने और अच्छे फ्रेंड्स हैं और वो दोनों डीप सी ऑफ मैजिक में चले गए जहाँ पर मैं नहीं जा पाया, पर अब तक हमें ये नहीं पता कि वो लोग वहाँ पर जिंदा हैं या नहीं। और अब हमारे सेक्ट में उनके बच्चे आए हैं और इनको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है और इस बात से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इनका कल्टीवेशन लेवल क्या है, इसलिए मैं इनके साथ हूँ और मैं इनके सेक्ट को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस बात को सुनकर के ब्लैक कपड़े वाला एल्डर क्वान लू पर और क्वान लू उस पर अपना अपने वेपन तान देते हैं, पर तभी दूसरा एल्डर कहता है क्वान लू तुम अपने तलवार को अंदर रखो। इस बात पर क्वान लू उसकी बात मान लेता है। ये देख करके वहाँ खड़ा थर्ड एल्डर कहता है क्योंकि अब सब लोग मेरी बात से डिसएग्री हो गए तो आप लोगों को अब जो सही लगता है आप लोग वो करिए। जिसके बाद फिर ब्लैक कपड़ों वाला एल्डर क्वान लू से कहता है क्वान लू आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम दोनों के बीच में अब कोई भी रिश्ता नहीं है, और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वहाँ खड़ा एल्डर कहता है क्वान लू तो तुमने चैंग को लेकर अगला प्लान क्या बनाया है। जिस पर क्वान लू कहता है मैं इसे सब कुछ शुरू से सिखाऊंगा। ये सुन करके एल्डर कहता है तो फिर जीजो का क्या होगा। जिस पर वहाँ खड़ी लाओ मास्टर कहती है क्वान लू तुम जीजो को मुझे दे दो और मैं इसकी प्रैक्टिस में किसी भी तरह से कोई भी कमी नहीं आने दूंगी। जिस पर एल्डर कहते हैं स्नो स्वॉर्ड में सिर्फ मैं लाओ मास्टर से बेस्ट हमारे पूरे सेक्ट में और कोई नहीं है और जीजो काफी कुछ इनके साथ रह करके सीख सकती है। जिस पर क्वान लू भी जीजो से कहता है अगर तुम अपने फिनिक्स की रियल पावर को जानना चाहती हो तो तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए। जिस पर जीजो भी इनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद फिर वो सभी मास्टर जीजो और चैंग को एक साथ टाइम बिताने के लिए अकेला छोड़ करके वहाँ से चला जाते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर क्वान लू को एक जगह पर बुला करके उनसे ग्रीन वैली में अभी तक जो कुछ भी है उसके बारे में पूछते हैं। जिस पर क्वान लू उन्हें सब कुछ बताते हुए कहता है ब्लैक टी1 जनरल वू क्वान ने अपनी ब्लैक इंपीरियल टेक्निक में खुद को मास्टर कर लिया है और इस वक्त में करंट स्वॉर्ड स्किल ताइसोंग और फॉरगेटनेस अभी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उसका सामना कर सके। क्वान लू की इस बात को सुनकर सेकंड एल्डर कहते हैं अगर ऐसी ही बात है तो हमें जल्द से जल्द अब इमॉर्टल रियलम तक पहुंचना होगा ताकि हम सभी को प्रोटेक्ट कर सके। जिस पर फिर मिस लॉ भी कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा एल्डर, और ठीक आज से 28 साल पहले ईस्टर्न सी पेंग माउंटेन में एक टीचर और उसके डिसाइपल रहते थे जिन्होंने ह्यूमन इमॉर्टल रियलम से इमॉर्टल बनने तक का सफर तय किया
किया था। मिस लाओ की इस बात को सुनने के बाद सेकंड एल्डर क्वान लुन से कहते हैं, क्वान लुन, तुम और जीचुआन तो काफी अच्छे दोस्त हो, साथ ही तुम स्वॉर्ड ऑफ फॉरगेटनेसफुल की भी प्रैक्टिस करते हो। इसलिए अगर तुम इस दुनिया के हर चीजों के बारे में सोचोगे तो मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे फ्यूचर की कल्टीवेशन में कोई फर्क न पड़े। इसलिए तुम ग्रीन वैली में कम से कम हमारे डिसाइपल्स को जाने दो। जिस पर क्वान लुन उनसे कहता है, मैंने उस जगह को सभी से प्रोटेक्ट करने का डिसाइड कर लिया है और इसलिए मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा कि उस वैली में कोई और सेक्ट का कोई भी इंसान जाए। इस बात पर सेकंड एल्डर कहते हैं, क्वान लुन, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल को बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम जब अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथों में ले लेते हो तब तुम इस दुनिया के किसी भी इंसान का सामना कर सकते हो। जिस पर क्वान लुन कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मगर इसके बावजूद भी मैं चैंग की मदद को सही टाइम पर नहीं बचा पाया। तभी लाओ मास्टर क्वान लुन से कहती है कि अब उन्हें मरे हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है और तुम अब तक इस बात को अपने दिल में दबा कर बैठे हुए हो। जिस पर क्वान लुन उनसे कहता है, हाँ क्योंकि उस टाइम मैं बस अपनी स्वॉर्ड स्किल की प्रैक्टिस में लगा हुआ था और मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, इसलिए मुझे अब अपने दिल में किसी भी तरह का कोई रिग्रेट नहीं रखना है। जिसके बाद फिर हम जी जाओ को देखते हैं जो चैंग के पास बैठी हुई होती है और वो कहती है, चैंग तुम कब होश में आओगे, मुझे तुमसे बात करनी है। चैंग, इस वक्त हम इमोर्टल गेट में हैं और यहाँ पर हर कोई तुम्हारी इंपीरियल स्वॉर्ड को पाना चाहता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर भी बहुत ज्यादा सावधानी से रहना होगा। जिसके बाद फिर वहाँ पर मिस लाओ आ जाती है और वो जीजाओ से कहती है, जीजाओ तुम चैंग को उसकी एनर्जी रिकवर करने दो और तब तक तुम मेरे साथ स्नोमोन पीक पर चलो। मिस लाओ की बात को मानते हुए जीजाओ वहाँ से जाने लगती है, पर तभी चैंग उसके माइंड से उसे रोकने की कोशिश करता है। जिसके बाद फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं कि क्वान लुन चैंग को चेक करते हुए कहता है कि अगर चैंग कल तक होश में नहीं आया तो मैं चैंग के लिए कल अपने हाथों से कुछ मेडिसिन बनाऊंगा, और ऐसा कहते हुए क्वान लुन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फिर हम चैंग को उसके इनर वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पर चैंग कहता है, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे जल्द से जल्द होश में आना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा और मैं किसी भी हालत में यहाँ पे हार नहीं मान सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए चैंग इंपीरियल स्वॉर्ड के अंदर के डोमेन में आ जाता है और चैंग देखता है कि उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है, पर तभी एक हाथ आकर के चैंग को उस पानी में खींच लेता है, जहाँ पर चैंग देखता है कि उस जगह पर बहुत ही बड़ा लोटस बना हुआ है जहाँ पर एक लड़की भी खड़ी हुई है। चैंग यही सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी वो लड़की उससे कहती है, चैंग ज्यादा मत सोचो, मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई है। इस बात को सुन करके चैंग कहता है, मैं शायद कोई सपना देख रहा हूँ, और वो ऐसा कहते हुए खुद को एक चाटा मारता है। इसके बाद फिर वो कहता है, नहीं ये कोई सपना नहीं है, ये तो हकीकत है। पर तभी पानी में से कई सारे स्टोन वहाँ से निकलने लगते हैं और एक नरेटिंग वॉइस हमसे कहती है, इस जगह को चाओ गैदरिंग स्पिरिट टैबलेट कहा जाता है। इस जगह पर हेवन और अर्थ की पावर आकर मिलती है, इसलिए इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ एम्परर ही आ सकते हैं। जिसके बाद फिर चैंग उन टैबलेट्स को देखते हुए कहता है कि भला ये क्या है, तो वो लड़की उसे बताती है, ये कंपेनियन स्पिरिट ट्रेजर्स हैं और तुम्हें इनमें से किसी एक स्पिरिट गैदरिंग टैबलेट को चूज करना होगा। इस बात को सुनकर के चैंग कहता है, अच्छा पर जहाँ तक मैंने सुना है कि ये सिर्फ हेवन से मिलने वाली प्राइड में से एक है और ये तो सिर्फ उन्हें ही मिलता है जिन्होंने दाओ बॉडी को पा लिया हो, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से कोई भी स्पिरिट कंपेनियन स्पिरिट नहीं है। जिस पर लड़की कहती है, तुम्हें खुद पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए, तुम्हारे पास सुप्रीम फिजिक है क्योंकि तुम्हारे पास चाओ बॉडी है। इस बात को सुनकर के चैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लड़की आगे कहती है, तुम एबे ऑफ डेंटियल के साथ पैदा हुए हो, इसलिए तुमने इस डिवाइन ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ खुद को कनेक्ट कर लिया होगा, जिसके बाद अब तुम जैसे जैसे ग्रो करोगे वैसे वैसे तुम्हारी चाओ बॉडी भी खुद ब खुद और अच्छे तरीके से क्रिएट होती रहेगी। और पिछले 3 सालों में तुमने जितनी भी कल्टीवेशन की है और तुमने जितना भी अपने ऑरे को जमा किया है वो सभी यहाँ पर है, और अब तुम्हारी कल्टीवेशन करने के लिए तुम्हें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद फिर वो लड़की चैंग को देखते हुए कहती है, चैंग क्या तुम खुद को लूजर समझते हो? जिस पर चैंग कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा, पर क्या आपको नहीं लगता कि मैं एक लूजर हूँ? जिस पर वो लड़की उससे कहती है, तुम्हारे अंदर एबे ऑफ चॉस है जिसमें इतनी ज्यादा पावर है कि वो पूरे हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर सकती है। साथ ही ये तुम्हें 10,000 तरीके से कल्टीवेशन करने में मदद कर सकती है और साथ ही ये तुम्हें 10,000 लॉ का भी मास्टर बना सकती है। सारा इन चाओ गैदरिंग टैबलेट्स को देखो, ये चाहे तो पूरी दुनिया में जितनी भी स्पिरिट्स है उन सभी की सोल को एक साथ कर सकती है। साथ ही हेवन और अर्थ में रहने वाली भी जितनी सारी स्पिरिट्स है उन सभी की सोल को ये एक साथ करके उनकी सारी टेक्निक को तुम्हारे अंदर डाल सकती है। इस बात को सुनकर चैंग कहता है, क्या कहा? मेरे अंदर दुनिया की सारी स्पिरिट्स की स्पिरिट आ जाएगी जिसके बाद मैं एक एम्परर लेवल का बन जाऊंगा? चलो बकवास करना बंद करो। और ऐसा बोलते हुए चैंग एक टैबलेट पर चढ़कर वहाँ से जंप कर देता है और वो पानी में गिरने के बजाय उस पानी से ही टकरा जाता है। और फिर वो लड़की चैंग को अपने पास बुला लेती है, जिसके बाद फिर वो एक टैबलेट पर अपना हाथ रख देती है, जिस वजह से वहाँ पर एम्परर चैंगवू की स्पिरिट आ जाती है। जिसके बाद वो लड़की चैंग को बताती है कि ये एम्परर चैंगवू की हीरोइक स्पिरिट है जिनके पास चैंग एम्पायर की बेल थी। इस बात को सुनकर के चैंग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो सेकंड टैबलेट को टच करते हुए कहती है, ये वॉइड एम्परर वू वैंग है, इनके पास किसी भी चीज के आर पार जाने की टेक्निक है। इस बात को सुनकर चैंग
चेंग उनके पास आ जाता है। साथ ही वो लेडी हमें थर्ड एम्परर यू यांग के बारे में बताती है, जिनकी आंखों में बहुत पावर थी। जिसके बाद फिर वो लड़की फोर्थ टैबलेट को टच कर देती है, जिसके अंदर से इंपीरियल स्वॉर्ड किंग बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर चेंग उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहता है ये हमारे कैंगलिन एम्पायर के एम्परर हैं। और फिर वो लड़की चेंग से कहती है इस वक्त तुम्हारी कल्टीवेशन बेस बहुत ही ज्यादा वीक है, इसलिए अभी तुम इन एम्परर्स की पावर को उतना ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक तुम्हारी चाओ बॉडी अपनी पीक पर नहीं पहुंच जाए। पर एक बार जब तुम्हारी चाओ बॉडी अपनी पीक पर पहुंच जाएगी, उसके बाद तुम इन सभी एम्परर की पावर को अपने अंदर कंडेंस कर पाओगे, और तब तक ये सभी एम्परर्स तुम्हें अपनी अपनी स्किल सिखाएंगे। इस बात को सुन करके चेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है मैं इन सभी 9 एम्परर की स्पिरिट को अपने अंदर कंडेंस कर पाऊंगा, मगर सुनिए मुझे इन सब से ट्रेनिंग पाने के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे। जिस पर लड़की चेंग से कहती है तुम्हारे पास चाओस्टिक क्रिस्टल बॉडी है, जो कि हजारों सालों के बाद ही किसी के पास मिलती है, इसलिए यहाँ पर पैसे की कोई भी बात नहीं है। इस बात पर चेंग कहता है अच्छा, पर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं स्वॉर्ड इमोर्टल कब तक बन पाऊंगा। जिस पर वो लड़की कहती है जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे और जितनी जल्दी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी। इस बात पर चेंग उनसे पूछता है मिस, क्या आप मुझे कोई टेक्निक बता सकती है जिसकी मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा जल्दी इंप्रूव कर सकूं। तो लड़की कहती है हाँ मैं तुम्हें बता सकती हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। जिस पर चेंग उससे कहता है कि हाँ मैं आपके साथ हायर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हूँ। और फिर वो लड़की कहती है ठीक है, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो कि तुम्हारे और मेरे बीच एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन जाए। इस बात को सुनकर के चेंग सोचता है कि भला ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो वो लड़की उसे बताती है कि मैं इस सी ऑफ सोल स्पेस में फंस कर रह गई हूँ और मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं गई हूँ, और इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैं तुम्हारे साथ ही बाहर जा पाऊंगी, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो कोई भी बात नहीं। पर चेंग उनके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। जिसके बाद वो लड़की चेंग को वो टेक्निक दे देती है। साथ ही वो बताती है इस टेक्निक को किंग ऑफ लेजेंड जू कहते हैं। ये हेवन और अर्थ की पावर को कंबाइन करके तुम्हारे डेंटियल को रिफाइन करने में तुम्हारी मदद कर सकती है, और ये टेक्निक 100 गुना ज्यादा असरदार होती है बाकी टेक्निक से। और अगर गॉड ने चाहा तो तुम इस टेक्निक की मदद से अपने डेंटियल को 1000 गुना ज्यादा जल्दी ठीक कर सकते हो। जिसके बाद फिर चेंग उस लड़की से कहता है कि मुझे मेरे एम्परर की एम्परर स्वॉर्ड स्पिरिट की टेक्निक चाहिए। जिस पर वो लड़की उस टेक्निक को मेथड देते हुए कहती है कि ठीक है, तुम ये मेथड ले लो और इसकी प्रैक्टिस करो, और जो मेथड मैं तुम्हें दे रही हूँ इस मेथड की मदद से न केवल तुम इस मेथड को सीखोगे, बल्कि तुम इस मेथड को बिल्कुल अपने एम्परर की तरह ही यूज करना सीख पाओगे। उसके बाद फिर वो मेथड चैंग के माइंड में चला जाता है, और फिर चैंग भी उस जगह से बाहर आकर के होश में आ जाता है। और फिर वो सोचता है क्या अभी अभी जो मैंने देखा वो सब कुछ एक सपना था। मगर तभी वो अपने हाथ में उस मेथड को देखता है और कहता है नहीं, अभी अभी मैंने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ सच था। जिसके बाद फिर वो वहीं पर अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने लगता है। साथ ही में हम देखते हैं कि वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए फिर से अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो हेवन और अर्थ की पावर को अपने अंदर कंडेंस कर रहा होता है। और फिर ऐसे ही बहुत देर तक हेवन और अर्थ की पावर को अपने अंदर कंज्यूम करने के बाद चैंग थोड़ी देर बाद ही अपनी क्यूआई रिफाइनिंग लेवल के सेकंड स्टेज पर पहुंच जाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं क्वान लुन वापस चैंग के पास आ जाता है, जहां पर वो चैंग को कल्टीवेट करता हुआ देख करके काफी खुश हो जाता है। और फिर चैंग भी क्वान लुन को रिस्पेक्ट देता है। ये देखकर क्वान लुन चैंग से कहता है कि तुम्हारे फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। साथ ही अब से तुम इस सिटी में ही रहोगे और यहाँ पर मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर चैंग क्वान लुन को थैंक्स कहता है, लेकिन क्वान लुन चैंग को चेक करते हुए कहता है एक ही रात में तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो, साथ ही तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुके हो। जिस पर चैंग क्वान लुन से कहता है कि हाँ, शायद इस सिटी की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से मैं इतनी जल्दी ठीक हो गया हूँ। ये सुनकर क्वान लुन कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तब तो फिर तुम्हारे पास एक और चांस है कि तुम्हारी कल्टीवेशन को हम और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, और शायद एक टाइम ऐसा आएगा कि जब तुम स्वॉर्ड इमोर्टल भी बन जाओगे। जिस पर फिर चैंग क्वान लुन को थैंक्स कहते हुए सोचता है जब मैं 16 साल का था उस वक्त मैं क्यूआई रिफाइनिंग के सेकंड लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाया था, और अब इतने सालों के बाद किसी आउटसाइडर ने मुझ पर ध्यान दिया है। और फिर क्वान लुन चैंग से कहता है मैं और तुम्हारे फादर एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, इसलिए मैं आज से तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर चैंग क्वान लुन को रिस्पेक्ट देते हुए उनका डिसाइपल बनने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर क्वान लुन चैंग से कहता है कि अब से तुम्हें अपनी सिर्फ कल्टीवेशन पर ध्यान देना होगा, जिसके बाद ही तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे। क्वान लुन ये सारी बातें चैंग से कर ही रहा था, पर तभी वहाँ पर जीजाओ आ जाती है, जो चैंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ये देखकर मिस लॉ क्वान लुन से कहती है कि सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और ऐसा कहते हुए वो क्वान लुन को उन बच्चों से दूर ले जाती है। और क्वान लुन के जाते जीजाओ और चैंग फिर से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जहाँ पर जीजाओ चैंग से कहती है फाइनली तुम्हें होश आ ही गया, पता है मैं कितनी ज्यादा डर गई थी। जिस पर चैंग जीजाओ से कहता है सिली गर्ल, मैंने तो ग्रैंडपा को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए मुझे तो होश में आना ही था। जिसके बाद जीजाओ अपने पास रखे हुए ग्रीन लोटस को चैंग को देते हुए कहती है कि इस लोटस में हमारे ग्रैंडपा की सोल है,
है। साथ ही हमारे एल्डर्स ने कहा है कि हमें एजलेस फाउंटेन को ढूंढना होगा, जिसके बाद फिर हम अपने ग्रैंडपा को वापस से जिंदा कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हें इस सिटी के इमोर्टल स्वॉर्ड टूर्नामेंट को जीतना होगा, जिसके बाद तुम डिवाइन मार्केट में जा सकोगे और तुम्हें वहां जाकर एंजल फाउंटेन को ढूंढना होगा। जिस पर चैंग जीजाओ से कहता है कि मैंने बचपन में सुना था कि इस सिटी का डिवाइन मार्केट बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और इसलिए मैं तुम्हें उस जगह पर अपने साथ लेकर नहीं जा पाऊंगा। इस बात को सुनकर जीजाओ चैंग से कहती है, क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? और ऐसा कहते हुए जीजाओ चैंग को बहुत ज्यादा मारने लगती है, मतलब मजाक में मारने लगती है। और फिर थोड़ी देर के बाद जीजाओ चैंग से कहती है कि अब मेरे वापस जाने का टाइम हो गया, जहाँ पर चैंग भी जीजाओ से बाय बोलते हुए कहता है कि ठीक है, तुम्हें वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और साथ ही हो सकता है कि कुछ टाइम बाद मैं भी तुम्हारे लेवल पर पहुंच जाऊंगा। जिसके बाद फिर मिस लॉ और जीजाओ वहाँ से चले जाते हैं और फिर कॉर्नलून चैंग को कुछ एलेक्सर देते हुए कहता है, ये एलेक्सर तुम्हें कल्टीवेशन करने में मदद करेंगे और कल सुबह तुम्हें जेड वॉइड हॉल में कॉन्फ्रेंस के लिए आना है। जिसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर हॉल में कई सारे स्टूडेंट बस एक ही बात कर रहे थे कि मास्टर कॉर्नलून ने पिछले 28 सालों में आज तक किसी को भी अपना पर्सनल डिसाइपल नहीं बनाया है, पर आज अचानक से उन्हें पता नहीं ऐसा कौन मिल गया जिसे वो अपना पर्सनल डिसाइपल बनाना चाहते हैं। और वहाँ पर खड़े सारे लोग बस सेम ही बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड पर उड़ता हुआ उसी हॉल में आ जाता है, जहाँ पर वो अपने स्टाइल में सारे एल्डर्स को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं पर्पल स्वॉर्ड मास्टर ताइजू पीक का चीफ डिसाइपल ब्रोकन स्वॉर्ड हूँ। जिसके बाद फिर वहाँ पर ताइजू भी आ जाता है और वो अपने डिसाइपल से कहता है, तुम्हारी ज्यादा बात करने की आदत आज तक नहीं गई है, पता नहीं मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। और फिर वहाँ पर एक और डिसाइपल अपने विंग से उड़ते हुए हॉल में आ जाता है। साथ ही वो सभी मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं ताओतियान पीक से जी क्वान हूँ। और इसे देखकर सेकंड एल्डर कहते हैं कि सीनियर ब्रदर के डिसाइपल की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर हम देखते हैं कि जी क्वान बहुत ही ज्यादा रूड नेचर वाला होता है। और फिर थोड़ा देर बाद वहाँ पर स्नो मून पीक से स्ट्रेंज थाउजेंड गर्ल भी आ जाती है, जो कि लाओ मास्टर की डिसाइपल होती है। साथ ही उसका नेचर भी थोड़ा रूड रहता है। जिसके बाद फिर ब्रोकन स्वॉर्ड सभी मास्टर से पूछता है कि हमारे बिग ब्रदर कहाँ है, जिस पर सेकंड एल्डर उससे कहते हैं कि वो इस वक्त भी अपनी प्रैक्टिस को कर रहा है और 1-2 दिन में वो वापस आ जाएगा। सेक्ट हॉल में जियाओ भी आ जाती है, जिसे देखकर स्टूडेंट्स बस जियाओ की खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं, मगर अब तक वहाँ पर चैंग नहीं आया था। इस वजह से कॉर्नलून थोड़ा परेशान हो जाता है कि आखिर चैंग को यहाँ पर आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। मगर हम देखते हैं कि चैंग तो अभी तक अपने सपनों की दुनिया में ही होता है और इसलिए उसे लेने के लिए एक लड़की आ जाती है, मगर चैंग गलती से नींद में उस लड़की के को दबा देता है। जिसके बाद फिर वो लड़की चैंग को कान के नीचे एक रख के देती है, जिस वजह से चैंग की नींद उड़ जाती है और वो वहाँ से तुरंत ही सेक्ट हॉल के लिए निकल जाता है, मगर वो गलती से दूसरी तरफ चला जाता है। ये देख करके वो लड़की उससे कहती है, क्या तुम्हारी नींद अब तक नहीं खुली? सेक्ट हॉल दूसरी तरफ है। ये सुनकर चैंग उस लड़की के पास आ जाता है और उससे कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे तुम्हें थैंक्स कहना है। जिस पर वो लड़की अपना नाम किंग्यू बताती है और कहती है, मैं इस स्वॉर्ड एग्जीक्यूशन की एल्डर हूँ। और चैंग उसकी इस बात को सुनकर फिर से उसे थैंक्स कहते हुए वहाँ से सेक्ट हॉल की तरफ निकल जाता है। मगर दूसरी तरफ सेक्ट हॉल में सभी एल्डर कॉर्नलून को ताना मारते हुए कहते हैं, तुम्हारा डिसाइपल अभी तक नहीं आया, उसने हमें बहुत इंतजार करवा दिया है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मगर जियाओ कहती है, चैंग यहाँ पर आता ही होगा, और उसी वक्त चैंग वहाँ पर आ जाता है। और फिर जियाओ चैंग से कहती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर आने में इतना लेट क्यों हो गया? जिस पर चैंग उससे बताता है कि कल मैं रात भर प्रैक्टिस करता रह गया था, इसलिए मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। और फिर चैंग कॉर्नलून को एलेक्सर देने के लिए थैंक्स कहता है और साथ ही वो वहाँ पर आए सारे भी चीफ डिसाइपल को रिस्पेक्ट देता है। जिसके बाद फिर सेकंड एल्डर सभी को टेंपल के अंदर आने के लिए कहते हैं। साथ ही हम देखते हैं ब्रोकन स्वॉर्ड चैंग से आकर कहता है, तुम और जियाओ ब्रदर एंड सिस्टर हो तो जरूर तुम स्वॉर्ड फेरी के सन होगे। और ऐसा कहते हुए वो सभी लोग अंदर आने लगते हैं। जिसके बाद फिर चैंग कॉर्नलून से यहाँ पर लेट आने के लिए माफी मांगता है, मगर कॉर्नलून चैंग से कहता है, कोई बात नहीं, और वैसे भी एक रात में तुम्हारी कल्टीवेशन फिर से दोबारा बढ़ गई है, ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। कॉर्नलून की ये बात सुन करके किंग युआन सोचती है कि आखिर ये लड़के ने एक ही रात में अपने लेवल को इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे कर लिया है। और फिर हम टेंपल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक एल्डर सभी से कहते हैं कि भाई ढोल नगाड़े बजाओ, कॉर्नलून का डिसाइपल आया है। साथ ही वो एल्डर दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों का हमारे इस सेक्ट में स्वागत है। जिसके बाद फिर चैंग और जीजाओ सेकंड एल्डर को रिस्पेक्ट देते हुए कसम खाते हैं कि आज से वो इस सेक्ट के डिसाइपल है और वो अपनी सारी लाइफ इस सेक्ट को डीमन से प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर सेकंड एल्डर चाओ और जीजाओ को अपने सेक्ट के डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि तुम दोनों पूरी लगन के साथ इस सेक्ट में अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना और कभी भी हमारे सेक्ट के नाम को नीचे मत आने देना। जिस पर चैंग और जीजाओ उनकी बात पर राजी हो जाते हैं, इसलिए सेकंड एल्डर उन दोनों को जेड आर्मर देते हैं। ये देखकर ब्रोकन स्वॉर्ड कहता है कि चैंग और जीजाओ कितने ज्यादा लकी हैं, क्योंकि इन्हें अभी से ह्यूमन इमोर्टल ट्रेजर मिल गया है, जो आज से पहले सिर्फ हमारे बिग ब्रदर को मिला था। जिसके बाद फिर कॉर्नलून स्टेज में आकर कहता है कि चैंग, आज से तुम मेरे डिसाइपल हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ऑर्डर टोकन देता हूँ और
और आज से इस ऑर्डर टोकन के इंचार्ज तुम हो और अब पूरी सिटी में तुम्हारे ऑर्डर को लोग मेरे ऑर्डर की तरह मानेंगे। ये देखकर ब्लैक एल्डर कहते हैं कि इस ऑर्डर टोकन को केवल स्वॉर्ड रूलर ही रख सकता है और ऑर्डर टोकन को चैंग को देने का मतलब है कि तुम उसे अपना इनहेरिटेंस बना रहे हो और अपनी पोजीशन को तुम चैंग को दे रहे हो। तभी पर्पल एल्डर भी कहता है कि ब्रदर बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस बच्चे की कल्टीवेशन लेवल कितनी ज्यादा लो है, इसलिए तुम अपनी पोजीशन इसे देकर हमारी सिटी को ही खतरे में डाल रहे हो। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी एल्डर क्वानलुन से कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपना इनहेरिटेंस किसी और को सोच समझ कर बनाना चाहिए। मगर दूसरी तरफ चैंग काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मास्टर ने मुझ पर कितना ज्यादा भरोसा किया है। तभी क्वानलुन सभी से कहता है कि मुझे चैंग पर बहुत ज्यादा यकीन है और भले ही इस वक्त चैंग की कल्टीवेशन लेवल ज्यादा कम है, मगर फ्यूचर में चैंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। इस बात को सुनकर चैंग भी मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि मास्टर को मुझ पर कितना ज्यादा ट्रस्ट है और मैं अब किसी भी हालत में मास्टर के ट्रस्ट को नहीं टूटने दूंगा। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। सो ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।天顶。